स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Welcome to Study IQ. My name is Amit Waridi Kilor. This is the lecture number 2 for Industrial Relations and the Labor Laws for the EPFO exam of 2023. आज हम जो लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं उसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस हैं, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में व्हाट आर द प्रोविजंस दैट आर रिलेटेड टू द लेबर लॉज एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशंस, उनके बारे में बात करेंगे। नाउ बिफोर वी बिगिन, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं जो कि ईपीएफओ ने लास्ट ईयर्स में, प्रीवियस ईयर्स में पूछे थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थे। सो व्हेन यू विल सी द क्वेश्चन यू विल गेन द आइडिया कि वो कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। देखिए, जैसे एक ये एमसीक्यू है। They asked कि in the Constitution of India, the concept of the labor welfare is mentioned in the following, and they gave the 4 options like the preamble, the fundamental rights, the fundamental duties, and the directive principles of the state policy. And we were supposed to choose कि labor welfare basically इन चारों चीजों में से किस किस के अंदर mentioned है। ये एक previous year's question है। उसके बाद ये question है, which article of the Indian Constitution provides the right to form the trade union? Article 19, 1A, 1B, 1C, 1D. Can any one of you tell कि कौन सा था? And then the maternity leave in the state shall make provisions for the just and the humane conditions of the work and the maternity relief is provided under, right? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविजन है जिसमें ये बताया गया है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क की और मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। अब ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? दिस डायरेक्टली आस्क्ड। मतलब कि क्वेश्चन का नेचर जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली सा सिंपल है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हमें जो आर्टिकल्स हैं लेबर लॉ से रिलेटेड, वी जस्ट हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड दैम वेरी बेसिकली। सो आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज का, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस अभी हमने 3 क्वेश्चंस देखे ईपीएफओ के एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटी रहती है। नाउ फॉर द बिगिनर्स जो कि अब पहली बार आज ज्वाइन कर रहे हैं, देखिए ये हमने कल, लेट मी जस्ट शो यू द स्टूडेंट्स कि हमने कल क्या किया था। कल हमने इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज फॉर द ईपीएफओ की एक नई क्लास बिगिन की है। अगर आपने पिछले वाली क्लास मिस कर दी थी तो आप सीधा इस समय यूट्यूब पे जा सकते हैं। यू कैन गो ऑन द यूट्यूब एंड यू शैल जस्ट टाइप द इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड द लेबर लॉज, एंड लकीली इनफ जो सबसे पहले वाला वीडियो है वही आपके सामने आ जाएगा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड द लेबर लॉज। यू क्लिक, ये हम पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपकी वेबसाइट पर बनवा देंगे एंड यू शैल बी एबल टू हैव अ लुक एट इट। आपको ये पूरी की पूरी समझ आएगी। बट उससे पहले मैं बता देता हूँ कि हमने किया क्या था। कल वाले लेक्चर में हमने ईपीएफओ को डिस्कस किया था कि ईपीएफओ का एग्जाम क्या है, सिलेबस डिस्कस किया था, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज में से कितने क्वेश्चंस आते हैं। देन वी ऑल्सो सॉ दी लास्ट ईयर्स ऑल दी क्वेश्चंस जितने भी इंडस्ट्रियल रिलेशन से आए थे, बड़े सारे से, तो हमें नेचर पता चल गई कि इस टॉपिक से बेसिकली किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे पर्टिकुलरली जाते हैं। अब हमारा कल का जो स्पेसिफिक एजेंडा था वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के स्ट्रक्चर को समझना था, विच इज़ कि हमें पहले उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस अंडरस्टैंड करना है। देन देर आर पर्टिकुलर लेबर लॉज जिनको हमें स्टडी करना है, और अभी रिसेंटली उन लॉज को कंसोलिडेट करके 4 लेबर कोड्स में बदल दिया गया है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड थियोरीज जो एकेडमिक थियोरीज होती हैं उनको स्टडी करने की, अंडरस्टैंड करने की, वो पढ़ेंगे। एंड देन नेशनल एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इंडियन जो लेबर लॉ से या इंडस्ट्रियल रिलेशन से पर्टिकुलरली रिलेटेड है। तो हमने कल कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं किया था, बट जस्ट एक ओवरव्यू लिया था कि लेबर लेजिस्लेशन है, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार से रिलेटेड है, विच वी विल डू इट टुडे इन द डिटेल। देन वी सॉ ऑल द लेबर लॉज जो कि हमने डिटेल में करने हैं। लेबर लॉज से इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड, वेजेस वाले, वर्क आवर्स, सोशल सिक्योरिटी वाले, एंड ऑल दैट। एंड देन वी ऑल्सो हैड अ वेरी स्मॉल डिस्कशन कि ये जो 4 कंसोलिडेशन की गई है उनकी लेबर लॉज की, जैसे कि कोड ऑफ वेजेस जो है, इसने बड़े सारे से लेबर लॉज को कंसोलिडेट कर दिया है। ये हमने थोड़ा थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड ये जो 3 लॉ हैं इनके बारे में थोड़ा सा कल हमने पढ़ाई नहीं की थी, वी जस्ट सॉ कि हमें कौन कौन से स्पेसिफिकली लॉ पढ़ने थे। फिर हमने देखा कि ये लेबर कोड्स जो कि इन पुराने लॉज की नई कंसोलिडेशन है। जस्ट टू रिमाइंड यू हुआ क्या है कि इंडियन पार्लियामेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 44 के करीब लेबर लॉज पास कर रखे हैं, और स्टेट के मिलाए तो वो 100 से भी अधिक हैं। तो पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि इन सारे के सारे लॉज को स्ट्रीमलाइन करके कंसोलिडेट कर ले। सो इन 2019 एंड इन 2020 व्हाट दे डिड वाज दैट कि जैसे उन्होंने एक कोड ऑन वेजेस 2019 ये एक एक्ट पास किया पार्लियामेंट ने, और इस एक्ट का मतलब क्या है कि जो ये चारों पुराने लॉ थे, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 76, इन सबको कंसोलिडेट करके एक सिंगल एक्ट बना दिया।
ओके इनकी अभी इंप्लीमेंटेशन पूरी तरह से नहीं हुई है। तो जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है, तो एक नया एक्ट है जिसने इन तीनों को मर्ज कर दिया है, कंसोलिडेट कर लिया है। सिमिलरली ये एक 2020 का ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड है, इसको इस एक सिंगल एक्ट ने, ये पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। ये जितने भी आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑल दीज एक्ट्स हैव बीन कंसोलिडेटेड इनटू वन, एंड द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इन सब ने ये वाले जो एक्ट आप इस समय देख रहे हैं सारे के सारे कंसोलिडेट कर दिए। सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन द यस्टरडेज क्लास। तो ये आप टेक्निकली आप अगर चाहें तो वेरी स्पेसिफिकली वहाँ से स्टडी कर सकते हैं क्लास से। आज हम स्पेसिफिकली बात डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स। सो जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, अगर आपको इन क्लासेस के पीडीएफ्स की ज़रूरत है विच यू वुड ऑब्वियसली नीड टू रिवाइज, वो इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, एंड आई एम जनरली फाउंड ऑन दिस इंस्टाग्राम हैंडल इफ यू नीड टू गेट इन टच विद मी। एंड वेरी स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ ईपीएफओ में अकेला नहीं आएगा, देयर आर अदर टॉपिक्स ऑल्सो विच वी हैव टू डू। तो अगर आपको ईपीएफओ के सारे सिलेबस को प्रिपेयर करना है इन द मोस्ट अफोर्डेबल वे, you just go to the study IQ website. It's a very simple process. You just type in this search for bar EPFO and EPFO recruitment test live batch 2. अगर ज़रूरत पड़ी, आपके स्टूडेंट्स की डिमांड रही, तो वी माइट एक्चुअली लॉन्च अनदर बैच ऑल्सो। लेकिन अगर इस समय आप वीडियो देख रहे हैं, सो दिस इज़ द बैच यू कैन ज्वाइन, जो कि बेसिकली 20 मार्च से शाम को 6 बजे बिगिन हो रहा है। इसको ज्वाइन करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। यू जस्ट क्लिक ऑन दी बाय नाउ टू टेक द एडमिशन। आप अपने फ़ोन नंबर से वहाँ पर लॉग इन करेंगे, एंड फ़ोन नंबर से लॉग इन करने के बाद आपको एक कोड यूज़ करना है विच इज़ called as the Amit Live, and that is it, you will be admitted. ये मैं आपको फिर एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ही आप EPFO बैच के पेज पर जाते हैं, तो आप यहाँ पर जब क्लिक करते हैं एडमिशन लेने के लिए, सो जो कोर्स की फीस है वो आपको शायद 10,000 रुपये दिखाई देगी। बट ये जैसे ऐड प्रोमो कोड का ऑप्शन है, यहाँ पर आप ऐड प्रोमो कोड में जाएं एंड यू एंटर द अमित लाइव, अप्लाई, एंड द कोर्स की जो फीस है वो रिड्यूस होकर बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपीज़ हो जाएगी। यू जस्ट क्लिक ऑन दिस बाय नाउ एंड यू विल बी एडमिटेड, एंड द क्लासेस एज आई कैन सी, एज यू कैन ऑल्सो सी, इज बेसिकली बिगिनिंग ऑन द 20th of March. I will see some of you in definitely in that last class. अब उसके बाद बात करते हैं आज जो हमारा मेन एजेंडा है रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ द इंडियन लेबर लॉज। देखो, जो मैंने अभी भी बताया था, लोकसभा ने नए लेबर बिल्स पास किए हैं, 2020 में पास किए थे। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सोशल सिक्योरिटी बिल, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हैजार्ड बिल, ये सारे के सारे टोटल देयर आर 3 इन दिस, 3 वर पास्ड इन 2020, एंड द वेजेस एक्ट जो था वो बेसिकली 2019 में पास कर दिया गया था। सो इन टोटल देयर आर 4। ये जो 4 लेबर बिल्स हैं, इन्होंने बेसिकली गवर्नमेंट के जो 40 से भी अधिक सेंट्रल लॉज हैं एंड 100 से भी अधिक स्टेट गवर्नमेंट के जो लॉज हैं, इन सबको कंसोलिडेट करने की एक कोशिश की गई है। सो 29 लॉज हैव बीन कंसोलिडेटेड इनटू 4 डिफरेंट लॉज, राइट। एक बेसिक है। अब हमें ये 29 लॉज भी पढ़ने हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वी ऑल्सो हैव टू रीड दीज 4 स्पेसिफिकली दीज न्यू लेबर कोड्स ऑल्सो। कल हमने वैसे डिस्कस किया था लेबर लॉज होते क्या है। लेबर लॉज आर बेसिकली ऐसा कोई भी कानून या ऐसी कोई भी रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि गवर्नमेंट बनाती है किसी भी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए, वर्किंग कंडीशंस को रेगुलेट करने के लिए, कितने घंटे कौन काम कर सकता है, सैलरी कितनी पे करनी है, मिनिमम सैलरी कितनी हो सकती है, बोनसेस कैसे पे किए जा सकते हैं, हॉलीडेज कैसे होंगी, विमेन को कैसे पेमेंट करनी होगी, रिन्यूमरेशन किस प्रकार से होंगी, अ लॉट ऑफ डिटेल्स, सेफ्टी कैसे मेंटेन रहे, फैक्ट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस, फायरिंग कैसे होगी, ले ऑफ कैसे किया जाएगा, स्ट्राइक कौन कर सकता है, लॉकआउट कौन कर सकता है। तो ये जितने भी एक वर्क के, एक इकॉनमी के अंदर जितने भी फेसेट होते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, चाहे वो ट्रेड यूनियंस के हों, एम्प्लॉयर्स के हों, उन सारे के सारे चीज़ों को किसी प्रकार से लॉ के अकॉर्डिंग डिफाइन करने की प्रोसेस को, या उसके जो रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसको लेबर लॉस कहते हैं। सी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस प्राइमरली स्पीकिंग, यूनियंस, लेबर मैनेजमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग और अनफेयर, वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स, ले ऑफ प्रोसीजर्स, ये सब कुछ हमारे लेबर लॉज में दिया होता है। नाउ जितने भी लेबर लॉज, those 44 central laws, those 100 of the state laws and the consolidation of those 4 labor codes, इन सब की जो बेसिक फिलॉसफी है that actually comes from the Indian Constitution, non-debatably. Indian Constitution, the preamble, the fundamental rights and the directive principles of the state policy, ये जो 3 चीज़ें हैं। हमने जो सबसे पहला क्वेश्चन देखा था कि लेबर वेलफेयर किन 3 जगह पर मेंशन्ड है, तो उसमें 4 ऑप्शन थे, एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला भी था। तो आंसर है बेसिकली
the preamble, fundamental rights, and the directive principles of the state policy. These are the three very specific trinity, the parts of the Indian Constitution which talks about the labor welfare. और ये तीनों बेस हैं हमारे देश के अंदर जितने भी लेबर लॉज बनाने के लिए हैं, ठीक है। बेसिकली फंडा ये है कि हमें या गवर्नमेंट को या फिर स्टेट को या द कंट्री को किसी भी तरीके से अगर आप देखें, पर्पस है एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करने का, एंड ऑल द लेबर लेजिस्लेशन आर बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंस और यूटिलिटी पे बात करते हैं एक एक चीज़ पे, प्रियम्बल के बारे में। नाउ लिसन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेबर लॉज से रिलेटेड मेन आर्टिकल्स हैं, दीज आर दीज आर्टिकल 14, 16, 19, 1C। एक अभी हमने एक लास्ट ईयर क्वेश्चन देखा था जिसमें पूछा था राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस कौन से आर्टिकल में, 19(1)A, दैट द आंसर वाज 19(1)C। आर्टिकल 21, 23 एंड 24 ये तो हो गए हमारे फंडामेंटल राइट्स। देन 30, 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 46, 47 ये सारे के सारे हो गए हमारे BPSPs, एंड 32 एंड 226 और 227 ये हो गए रिट पिटिशंस। बी द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट्स हैव द कैपेसिटी टू बेसिकली प्रोटेक्ट एनी इनजस्टिस टू द लेबर। हम स्टार्ट करते हैं प्रियम्बल से। प्रियम्बल क्योंकि एक फिलॉसफी देता है वेरी पर्टिकुलर, द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूटिलिटी जो है प्रियम्बल की वो सुप्रीम कोर्ट के बड़े अलग अलग डिसीजंस में दी गई है। दो लीगली स्पीकिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तीन पार्ट हैं जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं किए जा सकते। द फर्स्ट इज प्रियम्बल, द सेकंड इज DPSP एंड थर्ड इज फंडामेंटल ड्यूटीज। द रेस्ट ऑफ द होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली एनफोर्सिएबल एज ए लॉ इन दी कोर्ट्स, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट उसको इंप्लीमेंट करने की कैपेसिटी रखता है। सिर्फ ये तीन चीजें लीगली स्पीकिंग एनफोर्सिएबल नहीं है, प्रियम्बल में DPSP भी नहीं है और फंडामेंटल ड्यूटीज भी नहीं है, बट दे डू एक्ट एज ए फिलोसफिकल गाइड। एनफोर्सिएबल नहीं है परंतु उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो वो इस्टेब्लिश करता है, जो वो प्रमोट करना चाहता है, दोज थिंग एक्चुअली गाइड द स्टेट ऑल्सो एंड द कंट्री ऑल्सो एंड द पीपल ऑल्सो। सबसे पहले इट इंडिकेट्स द सोर्स जहां से भी ये अथॉरिटी आती है, विच इज बेसिकली वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो वेयर द होल सॉवरेनिटी, द होल लेजिटिमेसी ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑल दीज लेबर लॉज, क्योंकि लेबर लॉ पार्लियामेंट के द्वारा या विधानसभा के द्वारा बनाए जाते हैं, वो सारे आते कहां से हैं? वेल, द सोर्स ऑफ दैट अथॉरिटी इज बेसिकली वी द पीपल, बिकॉज वी गेव द कॉन्स्टिट्यूशन टू आवरसेल्फ एंड इट स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव जो कि हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। प्रियम्बल बहुत क्लियर शब्दों में कहता है कि वी नीड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, उसके बाद लिबर्टी ऑफ थॉट एंड ऑल दैट। ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं प्रियम्बल में, ये सारे के सारे बेडरॉक करते हैं लेबर लॉज और सोशल लेजिस्लेशन बनाने के, एंड दैट इज व्हाई लेबर लॉज ऑफ द कंट्री in general are basically progressive in the nature and trying to protect the labor from the over exploitation by the employer. The principles runs through labor legislation like invisible golden threads and provide them strength and stamina to meet the aspirations of the working class. उसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स हैं, विल टॉक अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14 से 18। ये बेसिक है, आई थिंक कोई भी पॉलिटी का जो स्टूडेंट है वो जानता होगा कि हमारे जो देश में कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फंडामेंटल राइट्स हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, रिलीजन की, एजुकेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की। हमें इसमें वेरी स्पेसिफिकली सिर्फ उनके बारे में डिस्कस करना है विच आर पर्टेनिंग टू दी लेबर लॉज टुडे। आज सारे फंडामेंटल राइट नहीं पढ़ेंगे। एंड देन दीज 39, 39A, 41, 42, 43, 43A। अब इसको ध्यान से रखना क्योंकि ये क्वेश्चन ईपीएफओ में बहुत आसानी से पूछा जा सकता है, दैट व्हाट आर द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस व्हिच आर कंसीडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द लेबर लॉज। They are collectively can be termed as the Magna Carta of the working class in the India. The word Magna Carta is basically an adjective generally used for some kind of a document which is very very important and very very seminal, which is very very influential consequently for that particular field. तो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जो है वो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। वो फंडामेंटल राइट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने सैक्रोसैंक्ट है कि द वर्ड दिस मैग्ना कार्टा, दिस एडजेक्टिव इज बेसिकली यूज्ड। सिमिलरली अगर हम लेबर लॉज के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये 39, 39 से 41, 42, 43 और 43A ये DPSPs हैं जो कि लेबर लॉज रिफॉर्म्स को बहुत अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं एंड हेंस जनरली अंडरस्टूड एज दी मैग्ना कार्टा। पहले देखते हैं कि ये जो लॉज होते हैं लेबर लॉज, हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इनको बनाता कौन है। देखिए, सो ये टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट लॉज बनाते हैं। सो दीज आर दी टॉपिक्स जो कि यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में दिए हुए हैं। मैं इनको सेपरेट करके दिखाता हूँ। तो जैसे यूनियन लिस्ट में,
ठीक है, दिस इज यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस। सो रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस, इस पर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। हाउएवर ट्रेड यूनियन, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जो ये दोनों की दोनों स्कीम है, ट्रेड यूनियन, इस पे पार्लियामेंट भी बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकता है। सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, इसके ऊपर पार्लियामेंट भी बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकता है। सो इट वुड बी ईजियर टू एक्चुअली लर्न इट, रिमेंबर इट। ये जो टेबल है आपको थोड़ा सा याद करने की जरूरत पड़ेगी, एक बेसिक आइडिया रहना चाहिए कि दीज आर द थिंग्स जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाता है, एंड दीज आर द थिंग्स जिसके ऊपर पार्लियामेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के दोनों लॉ बना सकते हैं, राइट। सो जस्ट टू रिमेंबर हु मेक्स द लॉज, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यूनियन लिस्ट के अंदर, स्टेट लिस्ट के अंदर और कंकरेंट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, राइट। तो उसी प्रकार से ये यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं। जस्ट टू रिमाइंड यू वंस अगेन, ये 3 के 3 सिर्फ यूनियन लिस्ट के पास हैं, एंड दीज आर इन दी कंकरेंट लिस्ट, जिस पे दोनों गवर्नमेंट्स बेसिकली लॉ बना सकते हैं। अब हम 14, 19, 1.c, 21, 23 और 24, ये 5 फंडामेंटल राइट है जो कि वेरी स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है हमारे लेबर लॉज के लिए। इनको थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं। आर्टिकल 14 बहुत क्लियरली कहता है कि स्टेट should not deny to any person equality before the laws within the territory of the India। अब आर्टिकल 14 का जो ये पर्पस है, यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ द स्टेटस एंड द अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ द लेबर ऑल्सो। अभी हम इसको सिर्फ और सिर्फ जनरली सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखेंगे, रादर हमारा फोकस जो है वो लेबर लॉज के कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये जो दोनों के दोनों फ्रेजेस यूज़ किए गए हैं, इन दोनों के दोनों का पर्पस है कि जब भी हम कोई लेबर लॉज बनाएं तो किसी भी सिचुएशन में वी शैल इंश्योर कि एम्प्लॉयज़, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सारे के सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में इक्वालिटी की ट्रीटमेंट हो, and those employees are also equal to employer as far as their rights and the liabilities and the obligations are concerned। so यहाँ पर equality of the status and opportunity जो कि प्रीएम्बल में भी एम्बॉडी की गई है, उसका जो फाइनल मैनिफेस्टेशन है वो आर्टिकल 14 देता है कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं, एनी पर्सन जो है वो इक्वलिटी की तरह इक्वल ट्रीट किए जाएंगे, समानता से ट्रीट किए जाएंगे बाय द स्टेट बिफोर द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। सो जितने भी लेबर लॉज बनते हैं वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि दैट एवरी एम्प्लॉई एंड द एवरी एम्प्लॉयर इज बेसिकली ट्रीटेड ऑन इक्वल एंड द पार विद ईच अदर। साथ ही साथ आर्टिकल 19 के बारे में बात करें। नाउ आर्टिकल 19 हमें 6 फ्रीडम देता है, 6 डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स, but we are interested in the very particular one which is actually important for the labor laws, which is 19(1)(c). 19(1)(c) का मतलब है कि हर एक इंडियन को या भारतीय को बेसिकली एसोसिएशंस या यूनियन बनाने का मौलिक अधिकार है, राइट, दैट इज इट। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है बट इट कैन बी रिपीटेड बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, सो इट कैन एक्चुअली बी रिपीटेड ऑल्सो कि टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड द यूनियंस इज an important fundamental right which influences the labor laws, and that is 19(1)(c). आर्टिकल 19 6 प्रकार की फ्रीडम देता है, राइट, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू अ पीसफुल असेंबली, भारत की टेरिटरी में कहीं पर भी मूव करना, कहीं पर भी जगह सेटल करना। 6 नंबर वाली F जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी होती थी उसको हटा दिया गया है। सो नाउ देयर इज G कि आप कोई भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन या कोई भी बिजनेस बेसिकली कर सकते हैं। सो देयर आर 2 विच कम्स जो कि लेबर लॉ से रिलेटेड होंगे यहाँ पर, 19(1)(c) एसोसिएशंस और यूनियंस बनाने के लिए, एंड 19(1)(g), ये दोनों के दोनों 19 से याद रखने हैं। देन दी आर्टिकल नंबर 21, क्योंकि वो इतना होलिस्टिक, इतना एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव इन द सेंस कि उसका अम्ब्रेला इतना बड़ा है कि उसके अंदर बहुत सारे से राइट्स को इंक्लूड किया जा सकता है। राइट टू मेडिकल केयर, राइट टू फूड, राइट टू लाइवलीहुड, प्राइवेसी, हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू शेल्टर। मतलब कि आर्टिकल 21 हैज़ बीन इंटरप्रेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए वेरी वेरी प्रोग्रेसिव एंड इन वेरी वेरी लिबरल मेथड, जिसके अकॉर्डिंग नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब कि किसी भी इंडिविजुअल की जो लाइफ है उसको लॉ, बिना लॉ के कहीं भी किसी भी तरीके से लिया नहीं जा सकता, ना उसकी लाइफ को ना उसकी लिबर्टी को। एंड अ मच मोर प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन, जिसमें कि जीना सिर्फ और सिर्फ एनिमल इंस्टिंक्ट की तरह जीना नहीं होता है, रादर बेसिकली द लाइफ एक्चुअली इंक्लूड्स, जहाँ पर यू हैव द अवेलेबिलिटी टू द फूड, जहाँ पे आपको मौका हो अपना लाइवलीहुड कमाने का, आपको शेल्टर का भी अधिकार हो, आपको प्राइवेसी का भी अधिकार हो। ऑल दीज इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल 21 ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द लेबर
लॉज ऑफ द कंट्री, जिसके अंदर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हर एक एम्प्लॉय के पास राइट टू लाइवलीहुड हो, हर एक एम्प्लॉय के पास राइट टू मेडिकल केयर हो. दोज लॉज पर्टिकुलरली इनकलकेट दीज काइंड ऑफ आइडियाज. दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और 24, जो कि स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स हैं लेकिन सिर्फ लेबर से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं. आर्टिकल नंबर 23 बेगार यानी कि अनफोर्स्ड लेबर को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिट करता है, एंड आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिट करता है विद वेरी स्पेसिफिक कंडीशंस कि बिलो 14 जो चिल्ड्रन होते हैं वो हजार्डस एनवायरमेंट्स में, हजार्डस इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉय नहीं किए जा सकते हैं. नॉन हजार्डस के लिए नहीं कर रहा है बट हजार्डस के लिए वेरी स्पेसिफाई कर रहा है. सो आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 आर टू फंडामेंटल राइट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ लेबर के बारे में ही बात करते हैं. आर्टिकल 23 क्या कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन द ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बी ट्रैफिक्ड, खरीद फरोख्त नहीं किया जा सकता, ह्यूमन बींग्स को कमोडिटी की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता. यू कैन नॉट बाय देम और यू कैन नॉट सेल देम. एंड देन नोबडी कैन बी इंडस्ड इन दी बेगार. बेगार का मतलब फोर्स लेबर, मतलब कि यू गेट दी वर्क डन विदाउट एक्चुअली गेटिंग पेड. बेगारी नहीं करवाई जा सकती है. तो ऐसे फॉर्म का जो फोर्स लेबर या बॉन्डेड लेबर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड है, मतलब दैट इज सिंपली नॉट पॉसिबल. एंड एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल अकॉर्डिंग टू विद द लॉ. तो कोई भी हमारा ऐसा लेबर लॉज नहीं बन सकता है. वी डोंट मेक एनी सच ए लेबर लॉ जिसके अंदर बेगारी या बिना पेमेंट के किसी से भी काम किया जा सकता है. दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन टू इट कि गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़े तो कुछ कंपल्सरी पब्लिक सर्विस के लिए द ऑब्लिगेशन कैन बी पुट ऑन द पब्लिक सर्वेंट. जैसे कि टीचर्स हैं तो उनको कंपल्सरी इलेक्शन में इलेक्शन ड्यूटी के लिए लगाया जा सकता है. दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द फोर्स लेबर, उसको बेगार नहीं माना जाता है. एंड आर्टिकल 24 ये बहुत ही क्लैरिटी है कि चिल्ड्रन जो हैं उनको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है. नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री और माइन इन एनी अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट. अब यहाँ पे एक कैटेगोरिकल बात, ये बात ध्यान रखना एग्जाम के लिए काम आएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है विद ए वेरी स्पेसिफिक कंडीशन दैट द चिल्ड्रन कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन द हैजार्डस इंडस्ट्रीज और माइंस. इट डजंट टॉक अबाउट द नॉन हैजार्डस इंडस्ट्रीज. उसके लिए एक डिफरेंट पार्लियामेंट ने लॉ बना रखा है, जो चाइल्ड लेबर एक्ट है, दैट इज इन 2006. वो बच्चों को किसी भी इंडस्ट्री में एक्सेप्ट द एंटरटेनमेंट एंड द फिल्म इंडस्ट्री के अलावा हर जगह पर काम करने से प्रोहिबिट करता है. बट कॉन्स्टिट्यूशनली ओनली हजार्डस इंडस्ट्रीज के लिए प्रोहिबिशन मिला हुआ है. ठीक है. सो इसके इम्प्लीकेशन अगर हम देखें तो इम्प्लीकेशन क्या है, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 बना था, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बन गया था. दिस एक्ट प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री. राइट. ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ हैजार्डस में कर दिया तो लॉ उससे बाउंड हो गया. लॉ कैन गो एक्चुअली अहेड ऑफ इट ऑल्सो. सो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 14 इन एनी फैक्ट्री वॉज बैंड अकॉर्डिंग टू एन एक्ट. अब यहां पे हैजार्डस नहीं है, फैक्ट्री के अंदर बच्चे को ही एम्प्लॉयमेंट नहीं करनी है. लॉ ऑल्सो प्लेस रूल्स हु व्हेन एंड हाउ लॉन्ग प्री एडल्ट्स, जो कि 15 से 18 साल के होते हैं, उनको कैसे फैक्ट्री में है. माइंस एक्ट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज इन अ माइन. Juvenile Justice Act made it a crime punishable with the prison term for anyone to keep a child in bondage for the purpose of the employment. So you understand, constitutionally speaking, 14 साल से छोटा बच्चा जो होता है उसको हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट के अंदर प्रोहिबिटेड है, वो तो है कॉन्स्टिट्यूशन. देन लीगली स्पीकिंग फैक्ट्रीज एक्ट कहता है कि 14 साल से नीचे का बच्चा किसी फैक्ट्री में भी काम नहीं कर सकता. नाउ डजंट मैटर कि वो हैजार्डस हो या नहीं हो. एंड देन द माइंस एक्ट ऑफ 52 कहता है कि 18 साल से नीचे का कोई भी अडल्ट, प्री अडल्ट बेसिकली, अडल्ट तो नहीं, 18 साल से ऊपर का अडल्ट होगा, तो 18 ईयर से नीचे का कोई भी बच्चा जो है वो माइंस में काम नहीं कर सकता. माइंस इज ए हजार्डस थिंग. ठीक है. माइंस इज ए हजार्डस और हजार्डस इंडस्ट्री. तो कॉन्स्टिट्यूशनली 14 साल से नीचे का वहां पे प्रोहिबिटेड है, बट लीगली स्पीकिंग 18 साल से भी नीचे का कोई भी नहीं कर सकता है. वेरी फाइन डिफरेंस. चलिए बात करते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट द डीपीएसपीज, जो कि हमारे पास अगेन 5 हैं इंपॉर्टेंट वाले. 39A, 39 बड़े वाला ए, 41, 42 और 43 विच आर कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द वर्किंग क्लास. गॉट इट. मैग्ना कार्टा का मतलब बहुत ही इन्फ्लुएंशियल 5 डॉक्यूमेंट है, 5 ये प्रोविजंस हैं. देखिए हम पढ़ें. स्टेट को कोशिश करनी है कि सारे के सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट मिले लाइवलीहुड पाने का.
लेबर लॉज इसी से रिलेटेड है ना, लाइवलीहुड से। ओके 39 है, स्टेट को कोशिश करनी है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें सबको न्याय पाने की टू इट्स सिटीजन, ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ डिनाई ना हो उनको इकोनॉमिक या किसी और डिसेबिलिटी की वजह से। 41, स्टेट को अपनी लिमिट के अंदर सबको राइट टू वर्क और एजुकेशन देना चाहिए। स्टेट को प्रोविजन बनाने हैं जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ द वर्क एंड फॉर द मैटरनिटी रिलीफ। ये आज हमने 3 क्वेश्चन, थर्ड वाला जो क्वेश्चन था वो PYQs था, वो बेसिकली इसी आर्टिकल नंबर 42 से रिलेटेड था। दे जस्ट डायरेक्टली आस्क कि आर्टिकल 42 क्या कहता है, मतलब दे गेव द स्टेटमेंट एंड देन दे आस्क कि ये कौन से वाला आर्टिकल कहता है, विच वाज आर्टिकल नंबर 42। एंड देन 43, स्टेट शैल सिक्योर अ लिविंग वेज, डिसेंट कंडीशन ऑफ वर्क, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। नाउ इमेजिन जितने भी हमारे लेबर लॉज हैं उनका पर्पस क्या है? आर्टिकल नंबर 43, ऑल दे आर ट्राइंग टू डू कि हर एक एम्प्लॉई को लिविंग वेज मिले और डिसेंट कंडीशंस ऑफ वर्क मिले। हेंस एवरी लेबर लॉ इन वन वे और द अदर इज बेसिकली अफेक्टेड बाय द आर्टिकल नंबर 43। दिस इज द बिगेस्ट आर्टिकल जो कि हमारे लेबर लॉज को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। आर्टिकल 39 के बारे में बात करते हैं। Government should make measure on reducing gender gap in wages, caring of children, abolishment of forcement work with less money। देखो आर्टिकल 39 काफ़ी बड़ा है जिसके अंदर टोटल 6 प्रोविजंस हैं, ठीक है। और इन 6 प्रोविजंस को अगर हम थोड़ा थोड़ा ध्यान से पढ़ें, यहाँ पर हम बात करते हैं कि सिटीजन्स मैन एंड वीमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। दिस इज समथिंग। Ownership and control of the material resources are to be distributed to subserve the common good. Operation of the economic system does not result। इन दोनों को छोड़िए, दो ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बट हम फोकस करते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन। नाउ 1976 में एक लॉ पास किया गया था जिसका नाम है इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट। वो किस लिए पास किया गया था, क्यों? क्योंकि 1975 में 1975 में यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन मना रहा था। तो इसीलिए उसी उपलक्ष्य में, उसी कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट ने पास किया इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट, यानी कि इक्वल वर्क करने के फीमेल और मेल को दोनों को इक्वल पेमेंट होनी चाहिए। बट फ्रॉम वेयर डज दैट आइडिया कम्स फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 39.d। तो अगर आपसे कोई पूछता है कॉन्सेप्चुअली कि इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट इज बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 39/d विच सेज दैट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वीमेन, राइट। And the health and the strength of our workers, men and women, tender age of children are not abused. Citizens are not forced by the economic necessity. Children are given opportunities to develop in a healthy manner. They are protected against exploitation, against moral and the material abandonment। यानी कि चाइल्ड लेबर को बैन करने के लिए एक फंडामेंटल राइट भी बात कर रहा है और एक बेसिकली DPSP भी बात करता है। देन आर्टिकल 39 है फ्री लीगल एड। ये बहुत डायरेक्टली लेबर लॉज को इफेक्ट नहीं करता है, इट हैज़ अ मच मोर जनरलिस्टिक प्रोविजंस, बट स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि लीगल सिस्टम ऐसे काम करे कि वो सबको न्याय दे सके। एंड अगर कोई इतना पुअर है कि वो न्याय को एक्सेस ही नहीं कर सकता, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर कि वो जो न्याय के प्रोविजंस हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल हो। मतलब कि अगर किसी इंडिविजुअल को न्याय की कॉस्ट, like material cost, like the money cost accessible नहीं है, the state shall actually provide that to that person। मतलब कि अगर आप वकील हायर नहीं कर सकते, आप इतने गरीब हैं, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको वकील देने की, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। तभी तो बेसिकली न्याय हो पाएगा। सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक या किसी और अनफॉरसीन डिसेबिलिटी की वजह से यू आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन। आर्टिकल 41 बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से पढ़ेंगे। आर्टिकल 41, गवर्नमेंट शुड गिव मनी सपोर्ट टू डिजीज्ड पीपल, हैंडीकैप्ड पीपल एंड द अनएम्प्लॉयड पीपल। सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। एक कोड अभी हमने देखा है, सोशल सिक्योरिटी का कोड है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी का कोड है मतलब जिसमें कई सारे से सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता से रिलेटेड, मैटरनिटी रिलीफ से रिलेटेड, ऐसे कुछ सोशल सिक्योरिटी के प्रोविजंस वाले लॉ हैं। तो वो सोशल सिक्योरिटी का बेस क्या है? आर्टिकल नंबर 41 कि राइट टू वर्क, पढ़ाई के लिए, टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस, कि लोगों को अधिकार है गवर्नमेंट की असिस्टेंस का इन सम पर्टिकुलर केसेस। मतलब कि अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से गवर्नमेंट को या स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को राइट टू वर्क दिया जाए। ये MG नरेगा नाम की जो एक स्कीम चलती है देश के अंदर, है ना, वो क्या है? वो है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में
काम का गारंटी, काम का अधिकार, कि जो भी इंडिविजुअल अनस्किल्ड काम करने के लिए तैयार है, गवर्नमेंट उसको गारंटी देता है कि उसको साल में 100 दिन काम करवाएगा, राइट? वेयर डज दैट कम फ्रॉम? हाउ डिड दैट स्कीम केम इनटू द माइंड ऑफ एनी ब्यूरोक्रेट और द गवर्नमेंट? आर्टिकल नंबर 41 इट सेज दैट कि गवर्नमेंट की जितनी भी इकोनॉमिक कैपेसिटी हो, गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए कि लोगों को राइट टू वर्क मिले। अब ये डीपीएसपी है, तो ये डीपीएसपी एनफोर्सिएबल नहीं है कोर्ट में, बट वी मेड अ लॉ विच इज कॉल्ड एज द नरेगा लॉ, राइट? हमने लॉ बना दिया कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीगली रूरल एरियाज के अंदर अगर कोई काम करना चाहता है तो साल में 100 दिन का उसको अनस्किल्ड वर्क अवेलेबल कराने का। नाउ दिस इज वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम। एंड टू द पब्लिक असिस्टेंस इन द केसेस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड द डिसेबलमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चलती हैं, ओल्ड एज, बुढ़ापे की जो स्कीम्स होती हैं, पेंशन की जो स्कीम होती हैं, सिकनेस की वजह से, डिसेबिलिटी की वजह से, जो भी ये स्कीम्स, सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स चलती हैं गवर्नमेंट की, वेयर इज ऑल दैट कमिंग फ्रॉम? आर्टिकल नंबर 41। सो अगर आपसे ईपीएफओ के एग्जाम में 2023 में ये पूछा जाए कि सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड जो लॉज हैं वो किस डीपीएसपी से इन्फ्लुएंस होते हैं? प्रिसाइसली। देन विल कम टू द आर्टिकल 42। ये अभी सवाल पूछा गया था, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस होनी चाहिए और मैटरनिटी रिलीफ के लिए भी। तो स्टेट को ऐसे लॉज बनाने चाहिए और ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करनी चाहिए कि जो महिलाएं हैं उनके लिए ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क मिले एंड ज़रूरत पड़ने पर उनको बेसिकली मैटरनिटी रिलीफ भी दिया जाए। ये क्वेश्चंस बेसिकली ईपीएफओ पूछ चुका है, रिपीट भी हो सकता है, बट ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 42 इज दी वन जहां से वो मैटरनिटी रिलीफ के जो लॉज हैं वो बन के आ रहे हैं। आर्टिकल 41 से सोशल सिक्योरिटी के बन के आ रहे हैं एंड आर्टिकल 43 से लिविंग वेज के आ रहे हैं। स्टेट को कोशिश करनी है आर्टिकल 43 के अकॉर्डिंग कि सूटेबल लेजिस्लेशन बनाए और जितने भी वर्कर्स है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या कोई और हो, उनको एक लिविंग वेज मिले, राइट? कि इतने पैसे तो मिले कि बंदा सरलता से जीवन व्यापन कर सके, जी सके। लिविंग वेज, अ वेज विच अलाउस यू टू लिव रिलेटिवली कंफर्टेबली, राइट? आपके खाने का, आपके रहने का और आपके पढ़ने का और आपके हेल्थ का, इन चारों चीजों का जो भी चीज ख्याल रख सके, दैट वुड बी कॉल्ड एज ए लिविंग वेज। कंडीशंस ऑफ वर्क, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिल सके, फुल एंजॉयमेंट ऑफ लेजर, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, अगेन अकॉर्डिंग टू द लिमिटेड कैपेसिटी, इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ द स्टेट। एंड स्टेट को एंडेवर करना चाहिए कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करे या कोऑपरेटिव बेसिस को रूरल एरियाज में। नाउ रिसेंटली 2011 का एक एक्ट है 97वां भारतीय संविधान का संशोधन, उसने बेसिकली एक आर्टिकल नंबर 43A ऐड किया है विच हैज स्पेसिफिकली सेड कि वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द अंडरटेकिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑन अदर ऑर्गेनाइज्ड एंगेज इन द इंडस्ट्री। गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए ऐसे लॉज बनाने की कि वर्कर्स कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द अंडरटेकिंग्स, यूनियन बना सकें और मैनेजमेंट के जो डिसीजंस हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट कर सके। तो दिस इज आर्टिकल नंबर 43A एंड दिस हैज बीन स्पेसिफिकली मेड बाय द 42nd amendment of constitution and then there is an article 43B जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। वो आर्टिकल इंसर्ट किया गया था 97th अमेंडमेंट के द्वारा। सो ये बात ध्यान रखेंगे, 43A 42nd अमेंडमेंट ने ऐड किया गया है विच इज़ रिलेटेड टू दी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट, कि वर्कर्स जो हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो लेबर्स हैं, दे कैन टेक डिसीजन मेकिंग, उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए या मैनेजमेंट के साथ उनको अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उसमें पार्टिसिपेशन की। एंड देन देयर इज़ 43B, दूसरे वाला आर्टिकल है 43B जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। दिस हैज़ बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन 2011। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कई सारे और लेबर लॉज के प्रिंसिपल्स देता है, कुछ और फंडामेंटल राइट्स हैं। नाउ दीज फंडामेंटल राइट्स हैव बीन इन लास्ट 7 decades हैव बीन इंटरप्रेटेड बाय द डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्ट्स कि हर एक लेबर को, हर एक वर्कर को राइट टू सेफ्टी इक्विपमेंट होता है। कोई भी लेबर है उसको बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के नहीं भेजा जा सकता काम करने के लिए। राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट है, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में किसी से काम नहीं किया जा सकता। मैटरनिटी अलाउंसेज और जो रिलीफ मिलना है वो बेसिकली महिलाओं का एक प्रकार से फंडामेंटल राइट है। नाउ रिमेंबर दीज आर दी फंडामेंटल राइट्स ऑफ द लेबर, ऑफ द वर्कर्स, ऑफ द एम्प्लॉयज़।
right to raise obligation on unnecessary deduction, underpayment of wages, right to incentives from employers in the case of the accidental loss. ये क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र से देखें कि what are these are fundamental rights and they can be specifically asked in the exam कि what are the different fundamental rights of the labor. सो दिस इज इट. अगर हम बेसिकली एक बार लास्ट में दोबारा से समरी लें, रिवाइज लें, तो व्हाट आर दिस, एक हमारे पास प्रीएम्बल है विच हैज़ ए जनरल फिलॉसफी कि हमें सोशल वेलफेयर करना है. देन देयर आर फंडामेंटल राइट्स जिसके अंदर 14th सबसे इंपॉर्टेंट है, 16th भी है, 19th 1C और 1G, राइट. एक तो है 19th 1G है कि किसी भी प्रकार का आप कोई भी प्रोफेशन कोई भी काम कर सकते हैं. 19th 1C इज बेसिकली राइट टू फॉर्म एसोसिएशन. आर्टिकल नंबर 21 है. 23 और 24 तो वेरी स्पेसिफिकली वेरी पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ लेबर से रिलेटेड है. एंड देन वील गो ऑन दी BPSPs जो हैं, 3 ही हैं हमारे पास, ये ट्रिनिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. आर्टिकल 39, 39A, वेरी इंपॉर्टेंटली 41 जो कि सोशल सिक्योरिटी से एसोसिएटेड है. वेरी इंपॉर्टेंट 42 जो कि मैटरनिटी रिलीफ से एसोसिएटेड है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 43 जो कि लिविंग वेज से एसोसिएटेड है. प्राइमरली स्पीकिंग दीज आर एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट provisions of the Indian Constitution जो कि labor laws को इफेक्ट करते हैं. You need the PDF of this lecture. This is available on this Telegram channel. You need to talk to me or connect with me sometimes. I'm available on this Instagram handle. You need to prepare for the whole EPFO syllabus जिसमें पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, करंट अफेयर्स भी है, इंग्लिश भी है, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांट भी है, सोशल सिक्योरिटी भी है और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी है. Just go on the Study IQ website and you type EPFO. If you type WPFO तब भी EPFO ही आ गया है. एंड देन दिस इज द कोर्स जिसके अंदर आपको एडमिशन लेना है, विच आई हैव रिवाइज्ड टू यू. टाइप द कोड अमित लाइव एंड रिमेंबर, देखो मैं I'll show you, होल्ड ऑन फॉर सेक, वेट अ सेक, डोंट गो, होल्ड ऑन, अभी क्लास बाकी है, अभी मैं और पढ़ा रहा हूँ 15 मिनट, रुको. देखो, इफ यू यूज दिस कोड लाइव, ओनली लाइव, अप्लाई की करें इसको, अप्लाई. सो द फीस इज 8,999 एंड लेट मी शो यू, लाइव की बजाय हम करते हैं अमित लाइव. What difference would it make? Apply. 7,999, much more affordable. And then you basically take the admission. Industrial labor relations हम पूरा का पूरा YouTube पे भी करेंगे, obviously live classes में भी करेंगे. अगर आप यहाँ पे करना चाहते तो मैंने आपको बताया, you just type industrial relations and the labor laws. और अगर आप चाहते तो अमित किल्होर भी टाइप कर सकते हैं, तो obviously you will get industrial relations की जो एक क्लास है, and then you can have a basically look. And you can follow it. दो ये हम पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बना के आपको डाल देंगे. You will have no problems in accessing it. I'll see you tomorrow. What are we going to discuss tomorrow? We will probably start discussing the labor laws. Have a nice day. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.